हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी के फर्स्ट चैप्टर, इसमें इंट्रोडक्शन की पार्ट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट है इसमें। तो इसमें एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इनिशिएंट पीरियड, इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, मिडिल एजेस, एग्रीकल्चर एज अ साइंस, scientific agriculture, branches of agriculture, agronomy, principles of agronomy, major events in agronomy, relation of agronomy to other science, scope of agronomy and role of agronomist। इन सभी टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी आर सिनोनिमसली यूज्ड थ्रू। एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। इनको जो एग्रोनॉमी है और एग्रीकल्चर है, ये दूसरे के पर्याय शब्द हैं। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और जबकि एग्रोनॉमी उसकी एक शाखा है, ब्रांच है। ठीक है, इसी तरह जो एग्रोनॉमी और क्रॉप प्रोडक्शन है, ये भी क्या है, सिनोनिमसली यूज हो जाते हैं। तो मतलब कि एग्रोनॉमी और क्रॉप प्रोडक्शन को हम एक दूसरे के पर्याय ही यूज़ कर सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं, जनरली डेफिनेशंस देख लेते हैं। जो टर्म है एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर टर्म लैटिन वर्ड से मिलकर बनी है, जो है एगर और एग्री। इसका मीनिंग है सॉइल। एगर मतलब क्या होता है, सॉइल होता है, एंड कल्चरा मतलब होता है कि कल्टीवेशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मतलब क्या होगा, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, एग्रीकल्चर इज अ वेरी ब्रॉड, ठीक है, बहुत विस्तृत टर्म होता है, जैसे जिसमें अपन किस किस के बारे में याद करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, मतलब सभी जो साइंस वगैरह इसमें विस्तृत तौर पे आ जाते हैं। ठीक है, जिससे होता है। और अब एग्रोनॉमी की बात करते हैं, तो एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। सॉइल, वाटर और क्रॉप का अपन क्या करते हैं, इसमें मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो अब देखते हैं कि एग्रोनॉमी टर्म किससे आई है। एग्रोनॉमी टर्म आई ग्रीक वर्ड एग्रोस से, जिसका मतलब होता है कि फील्ड। एग्रोस मतलब क्या होता है, फील्ड, एंड नोमस मीन्स होता है मैनेजमेंट करना, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। ठीक है, तो क्या इसमें मैनेज कर रहे हैं, एग्रोनॉमी में फील्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि जहाँ पे लॉजी या वाई आए, तो वहाँ पे कौन सा टर्म होती है, वो ग्रीक वर्ड टर्म होती है, जैसे कि बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सब क्या है, ग्रीक टर्म्स है। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं एग्रोनॉमी क्या करती है। इसमें एग्रोनॉमी डील्स विथ मेथड्स विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। जो एग्रोनॉमी है वो फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है क्रॉप के लिए, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी तरीके से हो सके। इसके बाद जो नॉर्मन थे, उन्होंने बताया, हैज डिफाइंड एग्रोनॉमी इज द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग द क्रॉप environment complexes with a dual aim of improving agriculture productivity and gaining a degree of understanding of the process involved। मतलब कि जो उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, और उसके बारे में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उनके बारे में नॉलेज लेना है कि कैसे वो हो रही है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो जो क्रॉप का जो इन्वायरमेंट बना होता है वो किससे बना होता है, क्रॉप इन्वायरमेंट, एक तो सॉइल और एक एरियल इन्वायरमेंट इसमें आ जाता है। तो सॉइल में कौन कौन से आएंगे, फिजिकल इन्वायरमेंट, केमिकल और बायोलॉजिकल की कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल में क्या होगा, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे वो सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ईटीसी आ जाएंगे। केमिकल में देखते हैं तो जो सॉइल सॉल्यूशन होगा, पीएच होगा, ईसी, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन ये आ जाएंगे। बायोलॉजिकल्स में क्या होते हैं, जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, फंगस वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन तथा मिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो द एनवायरमेंट ऑफ क्रॉप कंसिस्ट बोथ सॉइल एंड एरियल। ठीक है, द सॉइल मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द एग्रोनॉमी डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल एनवायरमेंट फॉर द बेटर क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं एरियल एनवायरमेंट में इंक्लूड क्या क्या हो गया। ठीक है, इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखी, क्रॉप प्रोडक्शन इज अ बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनवायरमेंटल इनपुट्स। क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, जो एनवायरमेंटल इनपुट्स हैं, जैसे कि सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा सॉइल न्यूट्रिएंट्स को इकोनॉमिक प्रोडक्ट में चेंज करने की प्रोसेस ही क्रॉप प्रोडक्शन है। ठीक है, जो कि ह्यूमन तथा एनिमल और इंडस्ट्रीज के लिए इकोनॉमिक वैल्यू रखते हो। ठीक है, अब देखो क्या, सॉइल तो अपन थोड़ा बहुत चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन जो एरियल एनवायरनमेंट होता है ना, वो उसको अपन बदल नहीं सकते, जनरली नहीं बदल पाते, क्योंकि बहुत दिक्कत वगैरह आती है उसमें। तो
द एरियल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी अल्टर्ड ईजिली। इसके बाद देखते हैं कि द सीजन ऑफ फॉर राइजिंग ईच क्रॉप हैज़ टू बी सिलेक्टेड टू अटेन हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द अवेलेबल क्लाइमेट रिसोर्सेज। मतलब हर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट जरूरी है जिसमें कि उसकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट रहेगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के आगे चलते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें इनिशिएंट पीरियड देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आए अपने, एयरलीस्ट मैन आए, होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। अब इरेक्टस मतलब क्या होता है, इरेक्टस मतलब होता है कि जो सबसे पहले सीधे खड़े हुए, बहुत ठीक है। इनको कब ये उत्पत्ति हुई इनकी, 1 से 500 मिलियन ईयर एगो इन पहले इनकी उत्पत्ति हुई और ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, ठीक है। अबाउट 500,000 years ago he learned to control and use fire. The earliest man is, इसका क्या होता है, फेलो एनिमल्स बाय द हिज इंटेलिजेंट एंड स्किल इन मेकिंग टूल्स वगैरह ये बनाने लगे थे और इंटेलिजेंस वगैरह थी, ठीक। अब आते हैं होमोसेपियंस। सेपियंस मतलब क्या होता है, जो सोचने समझने की अच्छी इनमें थोड़ी तर्क शक्ति थी, ठीक है। ये क्या थे, डायरेक्ट इंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। ये 250,000 ईयर्स पहले रहे, ठीक है। इसके बाद होमो सेपियंस आए जो मॉडर्न मैन है, जो अफ्रीका में 35,000 ईयर्स एगो पहले देखे गए। इनमें क्या होता है, द स्पीसीज ऑफ जीनस होमो बाय लार्ज ब्रेन होता है, स्मॉल टीथ होते हैं, एंशिएंट इन कैपेसिटी फॉर द मेकिंग एंड यूजिंग ऑफ टूल। ये क्या करते थे जनरली, ये हंटिंग करते थे, किसकी, जो शिकार वगैरह रहता है, शिकार करके अपने जीवन को गुजारते थे। एंड कुक्ड देयर मीट ऑन फायर, ठीक है। वेपन्स बनाते थे किससे, पत्थरों से, पत्थरों को धार से वो बना लेते थे वेपन्स जिनका शिकार में प्रयोग करते थे। ऑल्सो यूज स्टोन टिप्ड एरोज, मतलब कि जो भाले वगैरह का यूज़ करते थे, ठीक है। इनने फिर क्या डोमेस्टिकेशन किया किसका, डॉग का, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की इनको शिकार करने में। जो डॉग्स थे उनने बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम द मीट ऑफ एनिमल ही गैदर्ड ए वेराइटी ऑफ सीड्स। इसके साथ साथ ही इन्होंने बहुत सारी जो वेराइटी क्रॉप्स की थी उनके सीड भी इन्होंने इकट्ठे किए, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है। अपन देखते हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब ये जनरल दिया है कि एक बेसिक आइडिया का आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ लेना, बाकी आप इंपॉर्टेंट बाद में देखते जाना, ठीक है। एस्टिमेटेड दैट द मोस्ट इफिशियंट हंटिंग एंड गैदरिंग कैन हार्डली सपोर्ट 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जो हंटिंग एंड गैदरिंग है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक व्यक्ति के लिए सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन अपन देखें तो पास्चुरल लाइफ सपोर्ट 3 पर्सन और एग्रीकल्चर अबाउट 100 पर्सन को 1 किलोमीटर स्क्वायर में उसके लिए सपोर्ट करती है, ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8700 BC to 7700 BC, he domesticated animals and turned into herdsmen. The first domesticated sheep and later goat. क्या हुआ, फर्स्ट डोमेस्टिकेशन किसका हुआ, शिप का हुआ एंड फिर गोट आया, ठीक है। इसके बाद जो 7500 BC से लेके 6500 BC मैन ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम द हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर। जो 7500 से लेके 6500 के समथिंग, तो जो मैन कहाँ से, जो शिकार वगैरह था उससे उसने अपने ऑक्यूपेशन को शिफ्ट किया किस पे, एग्रीकल्चर पर, ठीक है। और इसने जो स्टोन एक्सेस वगैरह थे उनका प्रयोग किया किसको, कटिंग ट्रीज को, एंड फायर का यूज़ किया फॉर द बर्निंग फॉरेस्ट, ठीक है। ये इसमें दिया है। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो क्रॉप डोमेस्टिकेटेड की वो थी वीट एंड बार्ले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इससे जनरली कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 10,000 BC से पूर्व क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग जनरली की जाती थी। इसके बाद देखा जाए तो 8,700 BC से पूर्व डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप स्टार्ट हुआ। फिर 7,700 BC पूर्व क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट हुआ। 7,500 BC पूर्व कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट किया था, तो 7500 BC से इन्होंने स्टार्ट किया था वीट एंड बार्ले का। फिर देखते हैं 6000 BC से जो डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स, और 4400 BC में इन्होंने क्या किया, कल्टिवेशन ऑफ मेज। ऐसे ही आप याद कर लेना। इसके बाद 3400, इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा जिससे आपको ये याद हो जाए, ठीक है। दोस्तों जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो व्हील कब इन्वेंटेड हुआ, व्हील इन्वेंटेड हुआ 3400 BC के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद प्लाऊ कब इन्वेंट हुआ, प्लाऊ हुआ था 2900 BC पोर्ट, ठीक है। plough was invented and irrigated farming started हुई इस टाइम पे।
अब कल्टीवेशन ऑफ राइस कब से स्टार्ट हुआ, तो चावल का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था 2200 BC पूर्व से, ठीक है। इसके बाद फिर फिंगर मिलेट, सोरगम, फिर टैमिंग ऑफ हॉर्स 1700 के टाइम पे स्टार्ट हुआ। कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन 1500 के टाइम पे स्टार्ट हुआ। इसमें इरीगेशन फ्रॉम 1500 के टाइम पे इरीगेशन फ्रॉम बैल जो कुएं वगैरह होते हैं उनसे इरीगेशन स्टार्ट हुआ। एक इंपॉर्टेंट है जो 1400 के टाइम पे हुआ, 1400 BC पूर्व, यूज ऑफ आयरन, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि जो 50 सेंचुरीज की बात करते हैं अपन, 50 सेंचुरीज AD में, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंजेस, वाइल्ड ब्रिंजल्स एंड पोमग्रेनेट, इसका स्टार्ट हुआ। इसके बाद देखेंगे कि 16 सेंचुरीज में क्या क्या हुआ। तो जो पुर्तगीज थे उन्होंने इंडिया में बहुत सारी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया 16 सेंचुरीज के टाइम पे, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एरोरूट, केजाब, टोमेटो, चिलीज, पम्पकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, कैजनट, कोकोनट, अमेरिकन कोकोनट और रबर। तो आपको याद रखना पड़ेगा किसने इंट्रोड्यूस की थी इन क्रॉप्स को, पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस की थी, और किस टाइम पे, 16 सेंचुरीज में। तो अब हम देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जनरली क्या एग्रीकल्चर को कोई एक पर्टिकुलर जगह में इसका ओरिजिन नहीं हुआ, ये पूरे वर्ल्ड में स्टार्टेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डिफरेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इजिप्ट एंड इंडिया वर द साइट्स ऑफ द अर्लीस्ट वेयर द प्लांट सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स स्टार्टेड। At least 7000 BC the Indian subcontinent saw farming of wheat, ठीक है। इसमें फार्मिंग ऑफ व्हीट देखने को मिलती है, व्हीट एंड बार्ले, एज अटेस्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल एक्सवेशंस एट मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, वहाँ पे इन्हें देखने को मिला जो पाकिस्तान में भी है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो 5000 BC के टाइम पे जो सुमेरियंस थे उन्होंने क्या किया था, डेवलप्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इंक्लूडिंग द इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड। किसने स्टार्ट किया था इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो ये सुमेरियंस ने स्टार्ट किया था। एंड मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इरीगेशन, ठीक है, ये लोग इन लोगों ने किए थे, सुमेरियंस लोगों ने, ठीक है। इसके बाद मेज एंड एरो रूट वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन द अमेरिकाज। इसके बाद अपन ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैटो, टोमेटो, ये पेरू में उत्पन्न हुई थी। पोटैटो, टोमेटो, पेपर, टोबैको एंड सेवरल अदर प्लांट्स आल्सो डेवलप्ड इन द साउथ अमेरिका। तो ये इस साल का JRF का क्वेश्चन था कि कौन कौन सी क्रॉप की उत्पत्ति जो साउथ अमेरिकन जोन्स थी उसमें हुई है। तो पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, ये 3 ऑप्शन दिए थे उसमें, और एक ऑप्शन और था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो ग्रीक्स थे और रोमन्स थे उन्होंने क्या किया था, जो सुमेरियंस द्वारा जो टेक्निक्स डेवलप की गई थी उनको और इन्होंने विकसित किया, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, जो रोमन्स थे उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर ट्रेड के पर्पज से इन्हें स्टार्ट किया। इन द एंडीज रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका द मेजर डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स वाज पोटैटो, ठीक है, जिनका डोमेस्टिकेशन का हुआ था परहैप्स 5000 ईयर्स एगो टाइप हुआ था। इसके बाद देखा जाए तो ये माइनर सेंटर ऑफ डोमेस्टिकेशन द इंडिजिनस पीपल ऑफ द ईस्टर्न USA अपेयर टू द हैव द डोमेस्टिकेटेड न्यूमरस क्रॉप, जिसमें कौन कौन सी सनफ्लावर में टोबैको वेराइटीज ऑफ स्क्वायर्स वेयर डोमेस्टिकेटेड। इसके बाद देखते हैं तो जो मोस्ट कॉमन वेराइटीज ऑफ स्ट्रॉबेरी डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, कहाँ से जो मोस्ट कॉमन वेराइटीज हैं स्ट्रॉबेरीज की वो कहाँ पे डोमेस्टिकेटेड हुई थी, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में हुई थी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लाइन से है, बाय 35 BC द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लाउ वाज डेवलप्ड एंड कॉल्ड अर्ड। क्या कहा गया था उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लाउ डेवलप्ड किया गया था 3500 BC के टाइम पे, जिसे क्या कहा गया था, जिसे अर्ड कहा गया था, ठीक है। एंड बाय द 2900 BC प्लाउ वाज इन रेगुलर यूज। 2900 BC से क्या है, प्लाउ रेगुलर यूज में है। बिफोर दिस पीरियड सिंपल डिगिंग स्टिक्स और होज वाज वेयर यूज्ड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो अपन इंडिया में एग्रीकल्चर को देखते हैं, ठीक है, कैसे क्या विकास हुआ है। तो यही वही हड़प्पन सभ्यता वगैरह में लिखा है कि हड़प्पन सभ्यता जो अपनी गिनिंग रहती है, स्पाइनिंग रहती है, और जो वेविंग ऑफ कॉटन इनटू क्लॉथ, जो कॉटन कपड़े वगैरह बुनने की वो पद्धति वगैरह ये लोग जानते थे। इसके बाद वुडन प्लाउ एंड व्हील्ड कार्ट यूज्ड होते थे, ठीक है। इसमें फार्मर यूज्ड स्लिंग बॉल्स फॉर द स्कारिंग बर्ड्स, मतलब पक्षियों को भगाने के लिए किसके स्लिंग बॉल्स का प्रयोग ये करते थे, ठीक है, जो फेंकने वाले आते थे उनका ये प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके बाद देखें तो साउथ इंडिया में भी कुछ उत्पत्ति वगैरह हुई है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 टाइप्स ऑफ, ठीक है। इसके बाद जो वैदिक टेक्स्ट हैं अपने, ठीक है, 1000 से लेकर 500 BC के बीच में, द रेफरेंसेस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड यूज ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स। तो
तो इसमें जो वैदिक टेक्स्ट हैं उनमें बहुत सी चीज़ों का, जैसे कि सीरियल हुए, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड यूज़ ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स, इन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद इन लोगों ने जो काउ डंग है, काउ डंग वाज यूज्ड एज अ मैन्योर, इरिगेशन ऑफ क्रॉप वाज कॉमन, ऑपरेशन ऑफ रिपनिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द वैदिक टेक्स्ट। ये सब जानकारी मिलती है। इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ द सबस्टेंस टाइप। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इंडियन एग्रीकल्चर कैसा है, सबसिस्टेंस टाइप का, मतलब कि जीवन निर्वाह टाइप का खेती है, मतलब कि अपना पेट भरा जाए बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये होगा इसमें। कमर्शियल क्रॉप लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, चिलीज, ग्राउंडनट, चेस्टनट, टोबैको एंड अमेरिकन कॉटन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री बाय पोर्तुगीज ड्यूरिंग द 16th सेंचुरीज AD। ये तो अपन ने देख ही लिया था। इसके बाद अपन देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि जो मिडिल एजेस के टाइम पे, ठीक है, आफ्टर 1492 AD के बाद में क्या हुआ, जो ग्लोबल एक्सचेंज थी लोकल क्रॉप्स का वो बढ़ा, और जो लाइव स्टॉक जो ब्रीड्स थी उनका भी ग्लोबल एक्सचेंज बढ़ा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि एक्सचेंज एक्सचेंज जैसे टोमेटो, मेज, पोटैटो, कोकोआ बीन एंड टोबैको गोइंग फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड से इनको कहाँ पे, ओल्ड वर्ल्ड में इनको एक्सचेंज हुआ है। जबकि जो सेवरल वेराइटीज ऑफ व्हीट, स्पाइसेस और कॉफ़ी एंड शुगर कैन गोइंग फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड में इनको भेजा गया है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड वाज हॉर्स एंड डॉग। इनका कहाँ से कहाँ हुआ है, ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड वाज। तो पोटैटो बिकम एन इम्पोर्टेंट स्टेबल क्रॉप इन द नॉर्दर्न यूरोप। पोटैटो अभी कहाँ पे, जो नॉर्दर्न यूरोप है ना, उसमें इम्पोर्टेंट स्टेबल फूड बन गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन लोग, तो टूल सच एज द एक्सेस एंड बेल हॉक्स वेर इम्प्रूव्ड हुए इस टाइम पे। इसके बाद जो स्क्रैच प्लाउज थे फ्रॉम द क्लासिकल मेडिटेरियन वर्ल्ड इनटू द मोल्ड वोल्ड प्लाउ कैपेबल ऑफ द टर्निंग। मोल्ड वोल्ड प्लाउ में टर्न हुए, इनको टर्निंग करते थे, जो हैवी सॉइल्स को करते थे इनको, ऑफ द नदर्न यूरोप। ठीक है, इसके बाद देयर वाज अ ट्रमेंडस इंक्रीज इन द विंड सेंचुरीज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर एज अ साइंस। ठीक है, तो प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर 6% कुड प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर द देमसेल्व्स एंड 4 अदर पर्सन। तो मतलब जैसे प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर था, तो उसमें क्या 6 व्यक्ति इतना खाना प्रोड्यूस कर सकते थे कि 4 दूसरे लोगों को खिला सके और 6 लोग वो खुद खा सके, मतलब 6 लोग 10 लोगों के लिए खाना प्रोड्यूस करते थे। लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, 5 लोग 95 अदर लोगों के लिए भी फूड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 100 लोगों के समथिंग ये फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी। तो ये जितना चेंज आया अभी एग्रीकल्चर को उसमें देखें तो अपन। ठीक है, इसके बाद साइंटिफिक एग्रीकल्चर देखें तो एक्सपेरिमेंट्स सिस्टम इनिशियल्स वाली। सबसे पहले अपन बात करते हैं वॉन हेलमंट के बारे में। तो ये 1577 से लेकर 1644 वॉन हेलमंट ने बताया था कि मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन क्या है, वाटर है। ठीक है, इसके बाद आया जथरो टूल, जिसे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखी। हिज experiments were mostly on the cultural practices and they led to the development of seed drill and horse drawn cultivator। horse drawn cultivator और seed drill की इन्हें नींव रखी। इसके बाद अपन बात करते हैं ऑथर यंग। इसके बाद अपन थोड़ा और देख लेते हैं। जेथरो टूल के बारे में फादर ऑफ बीट साइंस भी कहा जाता है इनको, और इन्हें बीट टर्म भी दी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ऑथर यंग। इन्होंने क्या कंडक्ट किए थे, कंडक्ट प्लॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किए थे टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप बाय अप्लाइंग सेवरल मटेरियल लाइक द पोल्ट्री डंग, नाइटर एंड गन पाउडर। ये पूछ सकते हैं कि किस किस को प्रयोग किया था इसने, तो जो पोल्ट्री डंग, नाइटर और गन पाउडर वगैरह को पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट किए थे कि उनकी यील्ड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है उस पर। ठीक है, एंड ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन द 46 वॉल्यूम इन द एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने जो बुक थी एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर लिखी थी, उसके कितने वॉल्यूम, उसके भी 46 वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे थे। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो अपन अब जब अपन एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर से बहुत सारी जो ब्रांचेस रिलेटेड है, जैसे सॉइल साइंस हुई, प्लांट ब्रीडिंग हुई, मेट्रोलॉजी वगैरह हुई, इसके बाद एंटोमोलॉजी, ये सारी जो ब्रांचेस हैं रिलेटेड, प्लांट फिजियोलॉजी हुई, तो इनकी स्टडी करना अपने लिए जरूर रहता है, क्योंकि क्रॉप मैनेजमेंट में ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं सॉइल साइंस। ठीक है, सॉइल साइंस वैगन विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ ह्यूमंस इन 1809। इसके बाद सबसे पहले देखते हैं तो जो फील्ड एक्सपेरिमेंट वार स्टार्टेड इन द रॉथ मस्टर्ड एक्सपेरिमेंट स्टेशन, जो इंग्लैंड में है, इन 1834 में स्टार्ट हुए। इसके बाद ये
अदर प्लेसेस में भी यूरोप में चालू होगा। इसके बाद रिसर्च इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी वाज स्टार्टेड इन द 18 सेंचुरीज। जो प्लांट न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी पे रिसर्च स्टार्ट कब हुई? 18 सेंचुरीज पर टाइम हुई और धीरे धीरे बढ़ती गई। सर हेम्प्री डेवे पब्लिश्ड हिज बुक एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। किसने पब्लिश की थी ये बुक? तो ये एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये बुक हेम्प्री डेवे ने पब्लिश की थी। इसके बाद आते हैं अपन 1837 में, तो जॉन बेनेट लॉस बीइंग एक्सपेरिमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ द मैन्योर ऑन द क्रॉप्स। तो जॉन ने बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ मैन्योर ऑन द क्रॉप्स, क्रॉप्स पे जो मैन्योर का क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ट्रू साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन द 1840s बाय द जस्टिस बॉन लेवर, ठीक है। हिज क्लासिकल वर्क ऑन द एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। एंड फिजियोलॉजी लॉन्ड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन 1842 लॉस patented a process of treating phosphate rock to produce superphosphate and thus initiated the synthetic fertilizer industries को, ठीक है, इन्होंने किया था लॉस ने। अपन देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग में क्या होती है, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज वगैरह आती हैं, ये सब इसमें प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद जो लॉ ऑफ हेरिडिटी वगैरह थे, जो मेंडल वगैरह ने दी थे, तो उनके बाद इसका विकास हुआ प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग में इसमें तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं, इसमें दिया था कि चार्ल्स डार्विन पब्लिश्ड हिज रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट। तो जो चार्ल्स डार्विन के जो रिजल्ट थे, उन्होंने क्या किया था, सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन में वो पॉलिनेशन वगैरह की जो इफेक्ट कैसे होता है उसको अपने एक पब्लिश किया था बुक के तौर पे, जिसमें क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। इसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो इसके अंतर्गत जनरली अपन देखते हैं कि फार्म मशीनरीज एंड इम्प्लीमेंट्स के बारे में देखते हैं। जनरली मैकेनाइजेशन टुक हेल्थ इन द वेस्टर्न यूरोप एंड दे न्यूली सेटल्ड कंट्रीज ओनली आफ्टर 1850s के टाइम पे देखते हैं। इसके बाद रॉबर्ट रंसम पेटेंटेड कास्ट आयरन शेयर इन 1785 एंड सेल्फ शार्पेनिंग शेयर इन 1803, ठीक है, इन्होंने किया। एन एफिशिएंट सीड ड्रिल वाज डिवाइज्ड इन 1830s। द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रैक्टर वाज बिल्ट इन यूएसए। सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रैक्टर कब बना था? 1892 के टाइम पे यूएसए ने बनाया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चर वाज इन 1920s ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रेशर एंड डिक्रीज इन द लेबर अवेलेबिलिटी के कारण ये क्या एग्रीकल्चर के लिए बिजली प्रोवाइड की गई है। देखते हैं एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, कीट प्रबंधन और डिसीज वगैरह के बारे में। जब अपन न्यूथेलिक टाइम्स के बारे में बात करते हैं अबाउट 7000 BC पूर्व, तो जो फार्मर प्रैक्टिस एक क्रूड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, मतलब जो फार्मर बायोलॉजिकल कंट्रोल को जानते थे, ठीक है, थोड़ा उनको सीड को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, सीड फ्रॉम द रेजिस्टेंट प्लांट और कलेक्ट करते थे, ठीक है। इन द 13th centuries लोकास्ट अटैक ऑन द क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल बाय द हैंड पिकिंग ऑफ इंसेक्ट। तो हैंड पिकिंग कौन सी मेथड में आती है? हैंड पिकिंग मैकेनिकल मेथड में आती है, ठीक है, मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। इन द 13th centuries लोकास्ट अटैक ऑन द क्रॉप एंड देयर कंट्रोल बाय द हैंड पिकिंग ऑफ इंसेक्ट एंड स्प्रेइंग हैज बीन रिकॉर्डेड। इनको स्प्रेइंग को भी रिकॉर्ड किया गया था। द फर्स्ट सक्सेसफुल लार्ज स्केल conquest of the pest by the chemical means was the control of grapevine powdery module in Europe in the 1840s के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद दिया है कि जो DDT was first synthesized by in 1874 by Paul Muller। तो ये लाइन थोड़ी इन लोगों ने गलत लिख दी है कि जो DDT था वो फर्स्ट सिंथेसाइज किसने किया था? उसने जेल्डर ने किया था 1874 के टाइम पे, लेकिन जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी थी DDT की वो किसने डिस्कवर्ड की थी? वो की थी डॉक्टर पॉल मुलर ने। तो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी डिस्कवर करने के लिए इन्हें 1948 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड मैथमेटिकल प्लानिंग सिस्टम एंड स्टैटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फार्म इंटरप्राइजेज डाटा इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फार्म मार्जिनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इज 1862 when the USA Congress set up the Department of Agriculture and provide for the College of Agriculture in each state। 1862 के टाइम पे USA ने US कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया एंड प्रोवाइड द कॉलेजेस ऑफ एग्रीकल्चर इन ईच स्टेट। सभी स्टेट में इनको वो बनाने थे, ठीक है। साइंटिफिक एग्रीकल्चर इन इंडिया में देखा जाए तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर के बारे में,
तो सबसे पहले देख लेते हैं 1870 के टाइम पे एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स की स्थापना की गई, DARC की, वाज एस्टेब्लिश्ड लेटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेमाइन कमीशन। फेमाइन कमीशन कब आया था? 1880 के टाइम पे। फेमाइन कमीशन को गठन क्यों किया गया था? क्योंकि 1860 के टाइम से लेकर 1880 तक भारत में बहुत ज़्यादा फेमाइंस वगैरह आई थी, तो इसके कारण जो सरकार थी उसको फेमाइन कमीशन का गठन किया गया था। इसके बाद जो रिकमेंडेशन ऑफ द फेमाइन कमीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फेमाइन कमीशन ऑफ 1880 से सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। क्या इंक्रीज करना है? फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना फॉर द लोकल पीपल एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इन इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड एट द पूसा। 1905 में पूसा बिहार की स्थापना हुई, जिसको 1912 में फिर इसको शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई कोयम्बटूर में। ठीक है, इसके बाद जो अपना इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जब 1934 में क्या भूकंप वगैरह आया पूसा बिहार में, तो इसकी जो बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई और इसके लिए इसको 1936 में नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद अपन देखते हैं तो 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इस्टेब्लिश हुई, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं? ICR के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है सब। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में क्या क्या देख लेते हैं। तो जो प्रिंसिपल जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी आर रिलेटेड टू क्रॉपिंग सिस्टम, टिलेज, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, बीड मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इन सभी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इट हेल्प्स, ये किस किस में हेल्प करते हैं? ठीक है, हेल्प इन द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट्रीज में ये हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी हेल्प्स स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए कैसे फसल ग्रो करनी है उसके लिए, रिसर्चर्स के लिए मदद करते हैं कि रिसर्चर्स अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उन पर काम किस तरह से करें। इसके बाद जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इसके बाद जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं सरकार की, फॉर द गेटिंग हायर प्रोडक्टिविटी प्रॉपर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम कैन बी सिलेक्टेड टू सूट द existing climate conditions of the region or place. Understanding tillage helps for the choosing suitable method for the field preparation for the crop establishment and the different soil and climate conditions as well as the manage the weed. तो सबसे पहले अपन को जो अंडरस्टैंडिंग टिलेज, जैसे आप टिलेज को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी क्रॉप लगानी है, क्या है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कौन सी क्रॉप अच्छा उत्पादन देगी। तो ये सब आपको कैसा टिलेज को विकसित वो करना है, उसको मैनेजमेंट करना है। क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एग्रोनॉमी फॉर द एस्टेब्लिशिंग डिफरेंट क्रॉप अंडर द डिफरेंट सॉइल्स एंड क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, इन सर्टेन सिचुएशन कई बार ये भी देखा गया है कि क्रॉप हैज़ टू बी एस्टेब्लिश विदाउट द फील्ड प्रिपरेशन, विदाउट फील्ड प्रिपरेशन के डायरेक्ट कई बार सोइंग कर देते हैं, कई बार विदाउट रेन के भी आप सोइंग कर देते हैं कि आगे हो सकता है बारिश हो जाए, और कई बार होती भी नहीं, तो भी आपको सब्सटेंस फार्मिंग करना है। और इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर क्रॉप, फील्ड पे अगर दूसरी क्रॉप भी लगी हुई है, तो अगर आपको इन सभी प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा तो आप इन सभी को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, सूटेबल ड्राइंग टेक्नोलॉजीज एंड गुड स्टोरेज मेथड आर एसेंशियल फॉर द हायर रिटर्न फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसके बाद मेजर इवेंट्स ऑफ इन एग्रोनॉमी, तो ये इंपॉर्टेंट जनरली नहीं है कि कब ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन आई, ये मेथड वगैरह एक बार आप देख लीजिए तो ये आपका इजीली हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि जो रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेस, तो इसमें सारे जो अदर डिसिप्लिन्स हैं उनके बारे में। ठीक है, सॉइल साइंस हुआ, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हुआ, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, और भी। ठीक है, अपन सबको ले लेते हैं इनमें। द हर्बिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ 2,4-D हैज़ द मेड रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द वीट कंट्रोल। एग्रोनॉमी मेनली डील्स द विद डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ ये डील्स करती है। द इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर टिलेज, सीड, सोइंग मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, बीड मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? कलेक्शन एंड गैदरिंग करते थे, फिर इन्होंने इसके बाद जो फील्ड में से क्या किया? रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, मतलब कि जो वीड्स थे उनको इन्होंने निकालना चालू किया। इसके बाद क्या किया? वाटरिंग, मतलब कि जो इरीगेशन वगैरह की। ठीक है, इसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, टिलेज,
फिर इसके बाद टिलेज इम्प्लीमेंट, टिलेज का टिलेज इम्प्लीमेंट डेवलप्ड, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर, फिर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, फिर ट्रिप इरिगेशन और फिर कंबाइंस वगैरह का इनको यूज़ हुआ। अब हम देखते हैं कि जो लॉजिंग रेजिस्टेंस वेराइटी है जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में चल रही है, लॉजिंग रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस डेवलप्ड बाय द ब्रीडर। अब जो लॉजिंग रेजिस्टेंस वेराइटीज होती हैं उनकी क्या, वो डॉर्फ वेराइटीज होती हैं, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो जिसके कारण उनमें वो गिरती नहीं है, जैसे तेज़ हवा का फ्लो आता है तो वो क्या गिरती नहीं है। तो अगर जब वो गिर जाती हैं तो क्या उनकी जो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं होती और जो सीड डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाता और जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है। तो ये लॉजिंग रेजिस्टेंस, और इससे जो डॉर्फ वेराइटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिव होती हैं। तो मतलब पहले ये था कि आप कितना ही नाइट्रोजन वगैरह अप्लाई करो तो वो उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती थी, लेकिन अभी क्या नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिव क्रॉप्स हैं। अपन एक और देख लेते हैं कि जो स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी क्या है। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत देखते हैं तो इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फॉडर प्रोडक्शन बढ़ाना, इंप्रूव इंक्रीज फाइबर प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है, टू अटेंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट करना है, फॉरेजन एक्सचेंज करना है और जो फार्मर्स को हैप्पी करना है, ठीक है। अपन लास्ट और देख लेते हैं थोड़ा। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है, डायनेमिक डिसिप्लिन है। अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर द quantity and time of application of fertilizer, availability of herbicide for the control of wheat has led to the development of a vast knowledge about the selectivity, time and method of application of herbicide, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है कि वो उनको फार्मर्स के ऊपर प्रेशर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, फार्मर्स रिसर्चर्स हुए सब पे ये प्रेशर है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसके लिए अपने लिए फूड प्रोवाइड कराना है, ठीक। इसके बाद द इंटेंसिव क्रॉपिंग हैज़ कम इनटू wages. Similarly, no tillage practices have come in places of the clean cultivation as a result of increase in a cost of energies, ठीक है। इसके बाद effect of moisture stress under dry land conditions, इसके बाद high yielding potential become available, package of practices has to be developed for to exploit their full potential crops को